हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। करेक्ट है? चलो, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। उसके पहले अपन ने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है? तो कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा था मीनिंग ऑफ टैक्स। बताइए क्या होता है टैक्स। नाउ यू नीड टू आंसर। हाँ बोलो। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, ये रेवेन्यू दो टाइप के टैक्सेस से मिलता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन डायरेक्टली अपने ऊपर आता है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स जो अभी हम पढ़ रहे हो वो। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम पास ऑन करते हैं एंड यूज़र पे। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया है, हमने आपका क्लास का फीस लिया है जिसमें जीएसटी है, तो भर रहे हैं हम गवर्नमेंट को जीएसटी, बट वो हमारी जेब से जा रहा है आपकी जेब से, आपकी जेब से। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन पास ऑन होता है। ठीक है? फिर अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है। बताइए। यस, फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। सो गवर्नमेंट नीड्स मनी। देन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, जिसमें लोगों को घर दिए जाते हैं फ्री में, है ना। आप देखते हैं टीवी पे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स रहती है, वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स। तो अपन जो ये रेवेन्यू देते हैं, अपन जो टैक्स देते हैं उसमें से गवर्नमेंट ये पैसा खर्च करती है। ठीक है? अच्छा, फिर अपन ने पढ़ा था डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करना चाहूँगा, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। बताओ क्या है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या बोलो? करेक्ट। जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब क्या है? हाँ, मैंने कल मेरा और अनिल अंबानी जी का एग्जांपल दिया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में सबके और बर्डन सेम आता है। अरे हाँ या ना, सबके और बर्डन क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोगों ने एक ही अमाउंट का जीएसटी दिया है, बस, तो बर्डन सेम है, तो वो रिग्रेसिव इन नेचर है। एंड फिर अपन ने बाकी एडवांटेजेस लिमिटेशंस पढ़े थे, बट वो जनरल नॉलेज के लिए था। कल और एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था जिसको रिवाइज करूंगा, वो था कैनन ऑफ टैक्सेशन। व्हाट डू बाय कैनन ऑफ टैक्सेशन? इट्स नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। इट्स नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। बराबर है? अच्छा, इसमें 4 कैनन होते हैं। कौन से 4 बोलो? पहला कौन सा होता है? कैनन ऑफ इक्विटी। व्हाट इज कैनन ऑफ इक्विटी? यस, बोलो। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब है उसमें 2 है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी? जिन लोगों का इनकम सेम है वो सेम टैक्स देंगे। व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी? जिनका इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, है ना। सो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा योर टैक्स रेट शुड गो अप। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इक्विटी। ये पहला था। दूसरा कैनन क्या था? कैनन ऑफ सर्टेनिटी। व्हाट डू बाय सर्टेनिटी? एज ए टैक्स पेयर मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को मेरा इनकम के टैक्स कैसे निकाला जाएगा, वो पे कैसे करना है। देयर शुड बी सर्टेनिटी फॉर एवरीथिंग। तीसरा क्या था? कैनन ऑफ कन्वीनियंस। व्हाट डू बाय कन्वीनियंस? ये टैक्स आपसे कलेक्ट कब किया जाएगा उसका भी सही समय होना चाहिए। कल मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था कि जिस महीने में पेरेंट्स को ज़्यादा खर्चे होते हैं उस महीने में अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ड्यू डेट रख दिया तो लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए जुलाई रखा है, अक्टूबर सितंबर रखा है। जो हम आगे पढ़ेंगे कि टैक्स का लास्ट डेट है 31 जुलाई एंड 30 सितंबर, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी अपन फर्स्ट चैप्टर में। सो ये डेट भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए और पे करने का तरीका भी कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट होना चाहिए मतलब क्या सर? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? हाँ, मतलब कन्वीनियंट होगा तो होगा। अगर आप आज लोगों को बोलते कि जाओ लाइन में खड़ा रहो ऑनलाइन के ज़माने में, तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे क्लास में बुला रहा हूँ और बेंच नहीं है, नीचे बैठने को बोला है, कन्वीनियंट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? एंड लास्ट क्या पढ़ा था? कैनन ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या है? व्हाट डू बाय कैनन ऑफ इकोनॉमी? ये जो गवर्नमेंट का कलेक्शन का खर्चा है वो मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम अगर होगा तो ही मेरे से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो सही मायने में सब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। सो अगर गवर्नमेंट का कलेक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो अमाउंट लेफ्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर विल बी लेस। सो गवर्नमेंट का जो कलेक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज होना चाहिए ताकि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे सब लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है? सो दीज आर द की पॉइंट्स
इज दिस क्लियर, एनी डाउट? चलो अभी आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है? चलो देखिए, तो पहला मैंने दिया है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, अगेन जनरल नॉलेज के लिए है। ये एग्जाम में आएगा सर, 100% नहीं आएगा। सो आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं आगे चैप्टर के हेडिंग लिखा है ना, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सो उसके पहले क्या था, थोड़ा उसका मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। देखो, तो ये जनरल नॉलेज के लिए फटाफट पढ़ के आगे जाना है। द इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1960 बाय ब्रिटिश रूलर्स। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्ट थर्ड पैराग्राफ, इन 1918 एक और एक एक्ट पास हुआ, करेक्ट ना? एंड उसके बाद और एक एक्ट बना 1922, एंड अभी जो है वो है 1961। तो 4 बार ऐसे अलग अलग उसमें एक्ट बने। तो पहला सबसे कौन सा बना था? 1860 बना था, उसके बाद 1980, फिर 1922, एंड अभी अपन जो पढ़ रहे वो कौन सा है? हाँ, फिर डाउट आएगा सर आप हमको क्या फिर 1961 का पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, ये एक्ट उस समय हुआ था, उसमें चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस को बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो मैं आपको अमेंडेड एक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो कौन सा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अगले लेक्चर में सब क्लैरिटी दूंगा। तो अपन एक्ट 1961 का ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन विथ अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। वो एक्ट पढ़ के क्या फ़ायदा आज? सो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ पूरा क्या है? अमेंडेड है फॉर योर एग्जाम। सब क्लैरिटी आपको आएगा। मैंने कहा कि पहले 4 लेक्चर आपको ये सब्जेक्ट समझने में लगेंगे, और मैं आज आपको समझ में आएगा। आज अपना दूसरा जैसा लेक्चर है ना, तो आपको आइडिया आएगा कि टैक्स सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है। सो 4 लेक्चर्स आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको पूरा आइडिया आएगा। चलो ना, ये है प्रेजेंट एक्ट। तो प्रेजेंट एक्ट कौन सा है बोलिए? 1961 का है, ठीक है? एंड इसको प्रेसिडेंट ने साइन कब किया? 13 सितंबर 1961। एंड इंडिया में इफेक्टिव कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 में इंडिया में इफेक्टिव हुआ। ये जनरल नॉलेज के लिए, ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में नहीं आएंगे, बट अपन जो एक्ट पढ़ रहे हैं उसका जानकारी होना तो जरूरी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अभी देखो, इनकम टैक्स 1961 से कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 to 298। हाँ, मतलब सेक्शन इसमें 298 है, हमको सभी पढ़ना है सर। अरे नहीं, इतने कैसे पढ़ेंगे, पागल हो जाओगे आप, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? अभी जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ाने वाला हूँ, ओके? एंड सब सेक्शन रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्लॉजेस, मतलब फिर 298 सेक्शन है, उसमें सब सेक्शन है, एंड मोर देन 1000 क्लॉज है, एंड इज सपोर्टेड बाय अदर एक्ट एंड रूल्स। अभी दोस्तों ये जो वर्ड में यूज कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना, सब सेक्शन, क्लॉज, एक्ट, रूल्स, ये आपने सुना तो है, बट आपको उसका टेक्निकल मतलब नहीं पता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा 1-2-3 लेक्चर में, तो मेरे 4 लेक्चर हो गए, तो आपको आइडिया आएगा कि सर ने जो पढ़ा है वो कितना रिलेवेंट था। मैं आपको ये भी पढ़ाने वाला हूँ कि सेक्शन कब बोलना है और सब सेक्शन कब बोलना है। तो पहले मेरे 4 लेक्चर इज फोकस ऑन हाउ टू स्टडी लॉ सब्जेक्ट, फिर मैं कंटेंट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अपना लेवल बहुत हाई लेवल का है, तो मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊँगा। अपने को प्रोफेशनल बोलते हैं, तो मेरा जो ओरिएंटेशन है वो खाली एकेडमिक्स नहीं रहेगा, मार्क्स तो आपको मिलेंगे, आप चिंता मत करो, बट आई विल ट्रेन यू इन सच मैनर दैट आपको इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आ गया। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? जिसको सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो मैं उस लेवल से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो ये एक वर्ड में डिस्कस करूँगा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस, आई नो यू वोंट बी एबल टू टेल राइट नाउ कि क्लॉज एंड सबसेक्शन कैसे पहचानते। आपके पास आंसर नहीं है, पता है आंसर नहीं है। एक्ट रूल सुना है सर, पता नहीं है। एक वर्ड का मतलब बताऊंगा मैं आपको, मतलब सही मैंने में लॉ सब्जेक्ट पढ़ा कैसे जाता है आपको मैं सिखाऊंगा, एंड देन फिर अपन आगे ये करेंगे, ठीक है? चलो, एंड फिर उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलो अभी हाँ, पॉइंट नंबर 3 से इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अभी आप में से कोई बता सकता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस क्या है लॉ में? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस? एनी आइडिया? इंडिया में जो भी लॉ बनता है, हर एक लॉ का ओरिजिन इज कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक लॉ का ओरिजिन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपन मैं आपको वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है?
ओके, अभी सर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है क्या? नहीं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं बनते। अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1950 में, आपको बताइए वो, ठीक है ना। तो 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें लिखी गई है उसी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है एंड वही अपने से कलेक्ट कर सकती है। तो ये इनकम टैक्स वहाँ पे कहाँ पे लिखा है ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अपन उस डिटेल से मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पूरा फ्लो में पढ़ेंगे अपन, आपको सब्जेक्ट का एकदम परफेक्ट नॉलेज आएगा, अदर देन एकेडमिक ऑल्सो। तो देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल होते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये मैंने दिए है, आपको एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या बाद में लिख लो, अपन समझते हैं। देखो 3 आर्टिकल है। पहला है आर्टिकल 265, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा है आर्टिकल 245 एंड 246। पहला अपने को पढ़ना है आर्टिकल 245, जो अभी मैंने कहा था। सर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिन ऑफ एनी लॉ। तो मैं जो आपको लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, टैक्सेशन, इसका ओरिजिन यहाँ से आया है। तो आर्टिकल 245 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि तुम लॉ बनाओ। तो ये यहाँ से पार्लियामेंट को सिंपल लैंग्वेज में परमिशन दिया है कि तुम लॉ बनाओ, ठीक है। लॉ तो बनाएंगे। अभी एक प्रॉब्लम अराइज हो गया था। देखो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुली ड्राफ्टेड है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, 1950 में लिखा गया था। इमेजिन करो क्या दिमाग ला के लिखा रहेगा। पता है आपको किन्होंने लिखा है? बाबा साहेब अम्बेडकर, सुपर इंटेलिजेंट मैन। सी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इज इट अ जोक, एंड जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या होता है इंडिया में अपन फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। अभी फेडरल सिस्टम क्या है सुनो। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है, यहाँ पे अपन सेंट्रल एंड स्टेट ऐसे काम करते हैं। हियर वी डोंट हैव एनी वन नेशनल कि सब एक कुछ एक ही, अपने पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो ये इशू अराइज हुआ था कि अरे अपन लॉ तो बनाने का पावर पार्लियामेंट को देंगे, आर्टिकल 245, लेकिन ये टैक्स कलेक्ट जो करेगा वो कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके लिए आर्टिकल 246 लाया गया। आर्टिकल 246 बताता है कि कौन से टैक्सेस का रेवेन्यू सेंट्रल को मिलेगा, कौन से टैक्सेस का रेवेन्यू स्टेट को मिलेगा, जो मैं आपको आगे अगले स्लाइड में आपको पढ़ाने वाला हूँ। समझ में आ गया। एंड पहला आर्टिकल अभी पढ़ना है, आर्टिकल 265। ये आर्टिकल क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार दिया है। ये आर्टिकल बोलता है कि जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। नो टैक्स शैल बी लेविड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि पार्लियामेंट हम तुमको अधिकार दे रहे, दुरुपयोग नहीं करना है, पहले लॉ बनाओ एंड देन स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्सेस। हमने तुमको पावर दिया बट विदाउट लॉ उस पावर को यूज नहीं करना है। आपको समझा कि नहीं? सो ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लीज लिख के रखो, इसका रेफरेंस आगे आएगा। रेफरेंस नहीं भी आया तो जब भी अपन लॉ पढ़ेंगे लॉ का बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। सो माई ओरिएंटेशन विल नॉट बी ओनली एकेडमिक्स, इट विल बी एकेडमिक्स प्लस प्रैक्टिकल। बस इतना ही लिखना है, बाकी सब मैंने नोट्स में दिया है। अभी इसके बाद आपके नोट्स में पॉइंट नंबर 3 देखना है।
ठीक है, चलो अभी अपने नोट्स में थर्ड पॉइंट आप ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे भी वही दिया है, मैं बाद में पढ़ने वाला हूँ, बट आपको बता रहा हूँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हो गया? तो कौन सा आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट है? 245 एंड 246 समझ में आ गया? फेडरल सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है? हाँ, आगे देखिए, आप नोट्स पढ़ो, मैं दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम। अभी देखो, ये शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 क्या करते हैं बताओ? डायग्राम आपके पास है, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, तो ये जो है ना शेड्यूल 7, उसमें देखो 3 लिस्ट बनाई गई है। सो एज पर आर्टिकल 246 देयर आर 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आपको नोट्स में दिख रही है क्या? पॉइंट नंबर 3 में है, देखो मिल गया आपको? हाँ ठीक है। तो ये क्या है सर? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। सुनिए, ऐसा लिखा गया है कि लिस्ट 1 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे। एंड लिस्ट 3 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, अच्छा एक मिनट, लिस्ट 3 का मतलब है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब वहां पे दोनों को अधिकार दिया है, सेंट्रल का भी लॉ रहेगा और स्टेट का भी लॉ रहेगा, तो वहां पे दोनों लोग टैक्स लगाएंगे, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। अब इसमें कौन से टैक्सेस आते हैं मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, बट पहले हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये आर्टिकल 246 ने बहुत अच्छा काम किया ताकि कोई डिस्प्यूट अराइज होगा ही नहीं। तो लिस्ट 1 में जो भी टैक्सेस है बोलो किसको मिलेंगे? आंसर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो लिस्ट 2 में जो भी टैक्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट। बोलो लिस्ट 3 में जो टैक्सेस है दोनों को पावर दिया है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को पावर दिया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे देखिए नोट्स में पॉइंट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड। देखो क्या दिया है, आर्टिकल 246 of the Indian Constitution distribute legislative power including taxation between Parliament of India, central government and state legislature. Schedule 7 देखो कैसे उसको डिवाइड किया है। लिस्ट ए दिख रहा है आपको? हाँ, बोलो लिस्ट 1 में क्या है? यस, देखो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया है। लिस्ट 2 में स्टेट, यानी यहाँ पे दोनों को दिया है, जो अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 4 आपको रिफर करना है, मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं। अभी देखो, अभी अपन आते हैं सब्जेक्ट पे। सर अभी वो तो आपने बता दिया आर्टिकल 246, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो इनकम टैक्स, बताइए कौन से लिस्ट में आता है? जो पॉइंट नंबर 4 में दिया है, तो इनकम टैक्स दोस्तों लिस्ट 1 में आता है। मतलब बताओ, नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, इनकम टैक्स किसका रेवेन्यू है, सेंट्रल का या स्टेट का? सेंट्रल। सर लेकिन कलेक्ट तो पूना में हो रहा है, हर एक सिटी में हो रहा है, अल्टीमेटली वो अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है वो गवर्नमेंट का अकाउंट है। सो कलेक्शन कहाँ पे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अकाउंट का ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट है। टैक्स तो कलेक्ट होगा ही, हर एक पूरे इंडिया में सब जगह पे कलेक्ट तो होगा ही ना। तो अपना जो इनकम टैक्स है वो कौन से एंट्री में है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर। एंट्री नंबर 82 कॉन्स्टिट्यूशन में, एंट्री नंबर 82 को लर्न करना है। ये कभी कभी एग्जाम में एंट्री नंबर 82 पूछते हैं। सो एंट्री नंबर 82 पे लिखा है कि आप इनकम पे टैक्स चार्ज करो, हेंस पार्लियामेंट ने उस पर लॉ बनाया एंड फिर क्या हुआ? टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो क्या लिखा है, एंट्री नंबर 82 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी। अच्छा, लेवी का मतलब है क्रिएशन ऑफ चार्ज। लेवी का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इनकम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर देन एग्री इनकम। आई रिपीट, अदर देन एग्री इनकम। सही नहीं समझा है, सुनिए, ये तो आपको पता रहेगा कि एग्री इनकम एग्जेम्प्ट है, मतलब जनरल नॉलेज है, काफी लोगों को पता ही है, नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया है। नाउ यू नो कि एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट है? उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर है, वो स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास नहीं है। एंड किसी भी स्टेट में हिम्मत नहीं है कि एग्री इनकम पे टैक्स लगाए। उनको पता है कि एग्री इनकम पे टैक्स लगा दिया तो उनकी कुर्सी गायब हो जाएगी, फिर वो बीजेपी को या कांग्रेस की हो, क्योंकि फार्मर ऑलरेडी बहुत बेचारा परेशान है। क्लाइमेट इज द मेजर चैलेंज फॉर फार्मर। आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट रीचिंग प्रॉपरली और देयर, या फिर टाइमली हेल्प नहीं होता है गवर्नमेंट का। देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज, अपन टीवी पे देखते ही है। तो ऑलरेडी फार्मर बेचारा बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है।
आप उसको बोलेंगे कि उसके बाद तेरे को जो इनकम मिल रहा है उस पर तो हमको टैक्स दे, खेल खत्म, खुर्ची गायब। इसलिए डर के मारे किसी स्टेट ने टैक्स नहीं लगाया है। तो एग्री इनकम पे टैक्स नहीं है, सबको पता है, रीजन समझो। उसका लेवी का पावर सेंट्रल के पास नहीं, किसके पास है? स्टेट। एंड किसी भी स्टेट में अभी हिम्मत नहीं है कि लगाओ टैक्स एग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये है अगला अपना पॉइंट नंबर 4। समझ में आ गया? सो अभी आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, उन्होंने पार्लियामेंट को लॉ बनाने को बोला, फिर अपना एंट्री नंबर क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया है। देखो इनकम टैक्स, देखो वही दिया है अंडर एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या बताइए? ये रेवेन्यू किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम, अदर देन एग्री इनकम, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट एक सेकंड, अपने कहाँ तक पढ़ा है? ठीक है, अभी मैं थोड़ा डिस्कशन अगला पॉइंट में होल्ड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग डिस्कशन पे लेके जा रहा हूँ। बोलो लॉ कहाँ पे बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया? पार्लियामेंट। तो थोड़ा पार्लियामेंट के बारे में आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, है ना, कि पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट क्या होता है आपको पता है? जहाँ पे लॉ बनता है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, आपको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक को बोलते हैं लोअर हाउस, एक को बोलते हैं अपर हाउस। सो लोअर हाउस अपर हाउस की बोलते हैं, एक ऊपर बैठता है एक नीचे बैठता है। नहीं, थिएटर थोड़ी है कि बालकनी एंड स्टॉल, ये नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने वर्ड सुने रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा, क्या नहीं सुना? वर्ड तो सुना है ना, मीनिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, वही तो मेरा काम है। तो अपन ऐसे लॉ पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, खाली मैं कंटेंट नहीं पढ़ाता हूँ कि ये हो गया ऐसे। आपको पूरा वो लॉ पढ़ रहे हैं ना, आपको पूरा समझ में आना चाहिए कैसे लॉ बनता है, इंडिया में प्रोसीजर क्या है, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, तो लोकसभा क्या होता है जरा अपन बेसिक जानकारी देता हूँ। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम जिन लोगों को वोट देते हैं उनको हम सिलेक्ट करके कहाँ पे लेके जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। मतलब लोकसभा में सभी लोग जाते हैं क्या? नहीं। तो अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो मैक्सिमम मेंबर उनके रहेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम रूलिंग पार्टी के लोग ही जाते हैं, या जो उस लेवल तक गए, खासदार तक गए, तो आमदार खासदार होता है ना, सांसद, हाँ, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं सब, है ना। तो जो अपोजिशन के भी रहते हैं, पार्लियामेंट में आपको पता है ना 2 रहते हैं, मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी भी रहेंगे और मेंबर ऑफ अपोजिशन। इसलिए तो बोला है कि लॉ पार्लियामेंट में पास करो, ताकि अपोजिशन पार्टी बराबर तुम्हारे कान पकड़ेगी कि सही करो गलत है। तो इतना पावरफुल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना। भले बीजेपी 1 साइडेड पार्टी है या कांग्रेस भी हो सकता है, लेकिन जब लॉ बनाना है तो उनको अदर पार्टी का अप्रूवल लगेगा ही लगेगा। इतना परफेक्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अगर ये नहीं होता तो रूलिंग पार्टी क्या करती? उनके पावर का मिसयूज करती। इसलिए बहुत सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया है कि बोले तुम रूलिंग पार्टी हो, फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जब भी लॉ बनेगा कहाँ पे बनेगा? पार्लियामेंट। यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अदर पार्टी ऑल्सो, देयर इज नो ऑप्शन। समझ में आ गया? ओके, नाउ राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनको स्टेट नॉमिनेट करता है। कौन करता है? स्टेट। सो क्यों? लेकिन लोकसभा है ना, अरे लोकसभा में जो जीत के गए वही जाते हैं ना, तो सेंट्रल पे जो डिसीजन देंगे कभी कभी उसका इम्पैक्ट स्टेट पे हो सकता है, तो स्टेट का कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अगर स्टेट का लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो उसको पता ही है कि अपने महाराष्ट्र के लिए क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, बट कोई नहीं रहेगा तो, एंड सेंट्रल पे कुछ डिसीजन ले लिया विच मे नॉट बी हेल्पफुल टू फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट, तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो वो आके बताता है कि ऐसा ऐसा मत करो, गलत होगा। क्योंकि लोकसभा में वही लोग जाते हैं जो सिलेक्ट होके गए हैं। अगर महाराष्ट्र से काफ़ी कम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो कौन सुनेगा महाराष्ट्र की? एंड लॉ तो सेंट्रल लेवल पे बनता है, तो वहाँ पे अपने बारे में कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में और एक तरीका दिया है, राज्यसभा, जहाँ पे स्टेट लोगों को सिलेक्ट करके भेजिएगा। ये जो लोकसभा के मेंबर है ये चुनते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र स्टेट ने भेजा है,
इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसने कौन सा इलेक्शन लड़ा आप बताइए? कोई भी नहीं। तो ये इस लेता है। इनका और एक फायदा है, ये स्टेट जो सिलेक्ट करके देते, ये ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके देते कि जिनका देश को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाना इंडिया में, तो इज द बेस्ट पर्सन सचिन तेंदुलकर। पॉलिटिशियन तो उनके पास पावर है, पर उनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है क्या? नहीं। तो ये राज्यसभा के मेंबर रहते हैं हर एक स्टेट के, ताकि डिसीजन मेकिंग और अच्छा हो। आपको आइडिया आ गया क्या होता है? बस इतना इनफ है फॉर माई सब्जेक्ट। तो ये होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें जो लोग बैठे रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। हाँ, सो मिनिस्टर बोलते हैं ना, मिनिस्टर। हाँ, वो सर व्हाट डू माय कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। मेंबर्स ऑफ, यस, जैसे अभी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हेड बाय श्रीमती निर्मला सीतारामन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ये रूलिंग पार्टी का रहेगा, ये बीजेपी का ही रहेगा। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल में, सबके अभी रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। सबके हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी का है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बीजेपी का है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो श्री राठौड़ जी है, बीजेपी के है, रूलिंग पार्टी है ना। रेलवे मिनिस्टर श्री गोयल जी है, बीजेपी के, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसको क्या बोलते हैं? इसकी ज़रूरत क्या है सर? ये समझो, सी लॉ बनता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लॉ बनता है, उसका एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय, हाँ, तो हु इज हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी उनके लिए लॉ तो बन गया, उनके लिए प्रैक्टिकली हर एक लॉ इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। सो उन्होंने मिनिस्ट्री बनाया है, एक मिनिस्टर को एक काम दे दिया है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में कोई डिपार्टमेंट रहता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर, वैसे सेंट्रल में भी डिपार्टमेंट बनाए गए, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री। एंड हर एक को एक एक मिनिस्ट्री दी है, तो उनका लुकआउट उसको देखना। तो अपने लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हेडेड बाय हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्रीमती निर्मला सीतारामन। ध्यान में रखना। आगे कौन होगा पता नहीं। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था तो अरुण जेटली जी थे उस समय। अभी फाइनेंस एक्ट 2019 नए में कौन है? यस, है ना। तो जो लोग रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं, ये बाद में चेंज भी हो सकता है। जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो थे, बाद में चेंज हो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो है वो है। तो अच्छा सर, हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट। सो कभी उनको देखा नहीं हमने, मैंने देखा है। वो स्पीकर इन चेयर जो रहते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। कभी आपने सोचा है क्या नरेंद्र मोदी जी नीचे बैठते हैं और वो जो स्पीकर है वो ऊपर बैठते हैं? आप समझो, इंडिविजुअली उसका पोजीशन कुछ भी नहीं इनके सामने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीचे बैठते हैं, कभी देखा है कि नहीं पार्लियामेंट? अभी थोड़ा देखना, क्योंकि अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। होता है ना स्पीकर इन चेयर, वो सबसे ऊपर होता है कि नहीं? हाँ, अभी बताओ, रियली बताओ, किसका पोस्ट बड़ा है? अमित शाह गृह मंत्री नीचे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर नीचे बैठे हैं, फिनेंस मिनिस्टर नीचे बैठे हैं, और ये बंदा ऊपर बैठा है जो कोई भी नहीं है। मतलब तो वो उसकी वो उसको देख के चुप नहीं बैठ रहे, वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, आप शांत बैठो, तो लोग शांत बैठते हैं। तो उसकी नहीं सुन रहे वो। हाँ, बोलेंगे तू बाहर आ, तेरे को दिखाता हूँ। वो जिस चेयर पे बैठ रहा है ना, उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और वो चेयर किसका है? प्रेसिडेंट का है। तो ध्यान में रखना, पार्लियामेंट इज, हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट। इसलिए जब भी कोई लॉ बनता है तो अपन पढ़ते हैं ना, इट शुड गेट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बॉस का साइन होना चाहिए कि नहीं? फिर वही सही है, पढ़ाऊंगा मैं भी आपको। अभी यहाँ तक क्लियर है? फिर उनके बाद रहते हैं मिनिस्ट्रीज, जो मैंने आपको बताया था। एंड इनके बाद रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो होते हैं ना IAS ऑफिसर वगैरह, ये इनको सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। सो दिस इज हाउ द एक जनरल पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है। मैंने आपको एक बेसिक हायरार्की बताया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपने को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अपन जो लॉ पढ़ रहे हैं वो काम कैसे करता है। सो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपकी मर्जी से, जनरल नॉलेज। ठीक है, आगे नाउ अभी थोड़ा पार्लियामेंट का डिस्कशन करते हैं। पार्लियामेंट में होता है कैबिनेट मिनिस्टर। हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर? मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। इसमें दो बोर्ड बनाए गए, एक बोर्ड है CBDT एंड दूसरा है CBINC। सर क्या है बोर्ड? टू सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
है ना, 2 बोर्ड बनाए गए। ये दोनों बोर्ड क्या करते हैं सुनिए, जो अपना डायरेक्ट टैक्स है ना उसका इंडिया लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो करता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता है CBINC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सो दीज आर एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इन इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर को काम दिया है कि तुम लॉ को इंप्लीमेंट करो, ये इंप्लीमेंट करने के लिए दीज आर द 2 बिग एजेंसीज जो गवर्नमेंट को हेल्प करती है। तो इनका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। जैसे आपको एक सिंपल एग्जाम देता हूं, आपका 10 का जो एग्जाम होता है, इज दिस कंट्रोल बाय बोर्ड और नॉट? स्कूल तो रहते हैं बट सब स्कूल को एक साथ कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड, SSC बोर्ड जो भी है, एंड 12th में HSC बोर्ड। वैसे ही ये बोर्ड है, उस बोर्ड का काम क्या है? सभी स्कूल को कंट्रोल करना, बस। सो दे आर देयर फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ऐसे कितने बोर्ड बनाए गए? 2, एक CBDT बनाया गया, दूसरा यस। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन सा बोर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट है? CBDT। एंड इंडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। फिर ये उसका हायरार्की है जो अपने कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे इंडिया में लॉ को पूरा, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लॉ इन इंडिया। अगेन दिस ओनली फॉर योर जानकारी, ठीक है? अभी इतना इनफ है, बस ध्यान में रखना ये 2 बोर्ड बनाए गए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। या तक क्लियर है क्या आपको? कंफर्म? ओके, आगे। ओके, नाउ अपन ने पॉइंट नंबर 4 पढ़ लिया ना, यहाँ तक हो गया ना अपना? ठीक है, यहाँ से पढ़ना है ना? ठीक है, ओके। नाउ अभी थोड़ा डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सुनिए, अभी कुछ थोड़ा आगे बढ़ते अपन कंपोनेंट ऑफ लॉ। अभी सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए, एक्ट और लॉ में फ़र्क क्या है? हम कभी लॉ बोलते हैं, कभी एक्ट बोलते हैं, एग्जैक्टली फ़र्क क्या है वो अपन आज समझ लेते हैं, फुल एंड फाइनल। एक्सेलेंट आंसर, बहुत अच्छा उसने आंसर दिया कि एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। देखो, अपने सब्जेक्ट का नाम रहता है बिजनेस लॉ, एंड उसके अंदर बहुत सारे एक्ट रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? जब भी आप बहुत सारे एक्ट को एक साथ लेके आते हो तो क्या बन जाता है? हाँ, जैसे डायरेक्ट टैक्स लॉ, उसमें है इनकम टैक्स एक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, उसमें है GST, उसमें है कस्टम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। सो बोलो, विच इज वाइडर टर्म, लॉ और एक्ट? लॉ। ओके, सो लॉ मीन्स व्हाट? इज अ ग्रुप ऑफ एक्ट। सभी आप एक साथ जोड़ दो, वो क्या बनता है? लॉ। या तो क्लियर है? हाँ, अभी देखो लॉ में क्या करता है, देखते जरा, सुनिए। लॉ में होता है एक्ट, कोड, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये क्या होता है सर? ये नहीं समझा, सुनिए। एक्ट तो मैंने बता दिया आपको, कोड क्या होता है अभी ये मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कृपया सब लोग बजट में टीवी देखोगे, जब बजट आएगा कृपया टीवी देखना एंड थोड़ा भी विजुअलाइज करो। अगर आपने बजट देखा रहेगा तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारामन, वो कुछ तो वैसे पेजेस उठाते और वो पढ़ते, आई प्रपोज्ड टू लेवी, आई प्रपोज्ड, दे विल यूज वर्ड आई प्रपोज, क्योंकि पास कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्रपोजल, एंड वो प्रपोजल पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है, तो उस प्रपोजल को बोलते हैं कोड या बिल। So henceforth you will come across this word code bill. What is code bill? It's a proposal which will be kept in the parliament for approval, and if it gets approval of parliament, it becomes act. It becomes what? Act. तो अभी देखो फेसबुक पे ट्रेंडिंग पोस्ट है डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया आने वाला है। कोड बोला है, क्यों कोड बोला है? क्योंकि जब पार्लियामेंट में पास होगा फिर वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। सो कोड और बिल का मतलब क्या? इट्स अ प्रपोजल। जैसे जो रिस्पेक्टिव कैबिनेट मिनिस्टर है, विल कीप देयर इन पार्लियामेंट, एंड फिर सब लोगों ने अगर बेंच को बचा, देखा बेंच को बचाते हो, फिर वो पास हो जाता है।
देखा कि नहीं, बेंच कितना मस्त बजाते वो वही काम कर सकते हैं। तो ये था एक्ट एंड कोड। सर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? ये भी हमने वर्ड बहुत बार सुना है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पज। तो रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, बाकी उसको कोई पर्पज नहीं है। अच्छा, लॉ में और एक आता है जिसको हम बोलते हैं केस लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये भी काफी लोगों ने सुना है, बट केस लॉ का मतलब तो समझो, क्योंकि अपन भी जहां जहां पर रिक्वायर्ड है केस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो केस लॉ होता क्या है, सुनिए। केस लॉ का मतलब है इंटरप्रिटेशन गिवन बाय कोर्ट। केस लॉ का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन गिवन बाय कोर्ट। ना बोलेंगे सर आपने और एक डाउट क्रिएट कर दिया, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? फाइंडिंग आउट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। सर लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? जिन लोगों ने लॉ बनाया उसका इंटेंशन कोर्ट जानने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं फाइंडिंग आउट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो कोर्ट लॉ नहीं बनाता है, बट जिन लोगों ने लॉ बनाया है ना, क्योंकि हम केस लॉ में हम कोर्ट केस कब जाते हैं? जब लॉ में एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट अलग बोलता है, तो हम झगड़ा करके जाते हैं गवर्नमेंट के पास, कोर्ट में। तो कोर्ट पता था अपने को फिर क्या करना है। तो कोर्ट के लॉ नहीं बनाता, जिन लोगों ने लॉ बनाया है उसको स्टडी करता है, वो उसको क्या करता है? एनालिसिस करता है कि इसका पीछे का इंटेंशन क्या था, एंड उस बेसिस पे वो देता है डिसीजन। तो इसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो का मतलब है रीजन एंड डेसिडेंडी मीन्स फॉर डिसीजन। एंड फिर एक बार वो बन गया तो ये केस लॉ सिमिलर केसेस में सब जगह पे अप्लाई हो जाता है। तो मैं जो आपको लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनकम टैक्स जो भी है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लॉ में अपन पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट, उसमें रूल्स भी रहेंगे, रेगुलेशंस भी रहेंगे, केस लॉ भी रहेगा। तो एक जस्ट स्कोप में आपको बताना चाहता हूँ कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी केस लॉ वगैरह वर्ड अपन ने सुने बट मीनिंग नहीं पता था। एक्ट का मतलब समझ में आया कि एक्ट और लॉ में फ़र्क क्या है, कोड क्या होता है, बिल क्या होता है, क्योंकि आप बहुत बार इन वर्ड्स के आगे मतलब यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड्स। बोलो कोड बिल, अगर नेक्स्ट टाइम वर्ड आता है इसका मतलब क्या है? ये प्रपोज्ड है, प्रपोजल है, करेक्ट। एक बार वो अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया फिर वो एक्ट बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? इसलिए पार्लियामेंट में हमेशा बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर आई प्रपोज्ड, नेक्स्ट टाइम चेक करना। अभी आपने को इतना अवेयरनेस नहीं था, नाउ यू हैव बेसिक आइडिया, सो नेक्स्ट टाइम प्लीज वॉच बजट जब आएगा तब, ठीक है? ओके, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ लॉ। सो लॉ को दो, एंड एक्ट एंड लॉ में फर्क क्या बताओ? यस, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो मैं 1 मिनट रुकता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर आवर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये डायग्राम नोट्स में नहीं है। चलो हो गया, ओके। ठीक है। नाउ कितने लोगों ने केस लॉ देखा है कभी लाइफ में? कभी भी?
देखा है कि हाँ सर कैश फ्लो क्या होता है, हमने देखा है कि कभी देखा नहीं कैश फ्लो, देखा है कि नहीं कैश फ्लो कभी? ठीक है, अभी कैश फ्लो के ऊपर कुछ तो भी लिखा जाता है। अभी अपन जब पढ़ेंगे तो आपको देखना, जहाँ जहाँ पे कैश फ्लो आएंगे ना उसका हेडिंग में कुछ लिखा जाता है, उस हेडिंग को बोलते हैं साइटेशन। उस हेडिंग को क्या बोलते हैं? साइटेशन। देखो जब भी कैश फ्लो आएगा ना ऐसा कुछ तो भी लिखा रहेगा। ये एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, उसमें पहला रहेगा, ये एग्जाम्पल है, मैंने लिखा पहला PQR लिमिटेड, तो इसको बोलते हैं अपेलेंट। दिस इज द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर, हाँ मतलब ये बंदा एग्रीड पार्टी बना है, तो उसने अथॉरिटी को चैलेंज किया है। तो जो साइटेशन मतलब केस लॉ का हेडिंग, जैसे चैप्टर को होता है ना चैप्टर हेडिंग, वैसे केस लॉ के हेडिंग को बोलते हैं साइटेशन। तो साइटेशन में जो पहला बंदा रहता है उसको बोलते हैं अपेलेंट, जिसने अपील किया है। वर्सेस CIT, CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये एग्जाम्पल है, ये पैटर्न समझना है, वर्डिंग्स पे ध्यान मत दो। इसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। तो बोलो पहला कौन होगा साइटेशन में? जिसने अपील किया है, जो जिसको लगता है कि मैं एग्रीड पार्टी हूँ। सामने वाला कौन रहेगा? रिस्पोंडेंट, ठीक है। उसके बाद रहेगा कुछ तो भी ईयर दिया जाएगा आपको केस लॉ के साइटेशन में, वो होता है ईयर ऑफ जजमेंट। तो ये केस लॉ कौन से साल बना वो वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बाद में आपको देखो 3 चीज़ें दिख रही क्या? 300 दिख रहा है क्या? ELT दिख रहा है क्या? 65 दिख रहा है क्या? हाँ, तो मैं 300 को स्किप कर रहा हूँ। ये जो है ना ये होता है पब्लिशर, जो ELT लिखा है ना, अब उस पर ध्यान मत दो, उस वहाँ पे पब्लिशर का नाम रहेगा कि वो केस लॉ का बुक किस पब्लिशर ने पब्लिश किया है। क्योंकि मार्केट में जब जाओगे तो देयर आर n नंबर ऑफ बुक्स, विच बुक यू वांट, आपको बताना पड़ता है ना कि कौन पब्लिशर है, कौन ऑथर है। ऐसा होता है कि नहीं? वो पूछता है कि नहीं कि मेरे को बुक से टैक्स का, वो पूछता है कौन से ऑथर का, कौन से पब्लिशर का, तो नाम रहेगा वो, ठीक है। तो अच्छा ये पब्लिशर समझ में आ गया सर। अभी उस पब्लिशर के हजारों वॉल्यूम्स रहेंगे, कौन सा वॉल्यूम चाहिए? क्योंकि देखो अपना एकेडमिक टेक्स्ट बुक तो 1-2 ही रहते हैं, पर केस लॉ तो हर आते ही रहते हैं ना, वो बुक तो अपडेट होता ही है। केस लॉ में कोई एक्सपायरी नहीं है, वो तो केस लॉ हर एक केस लॉ रिलेवेंट ही रहता है। सो देयर विल बी n नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। तो विच वॉल्यूम यू वांट, तो वो है वॉल्यूम नंबर 300। तो ये पब्लिशर है जिसका मेरे को वॉल्यूम नंबर 300 दो, एंड ये जो केस लॉ में पढ़ना चाहता हूँ ये पेज नंबर 65 पे दिया है। एंड लास्ट होता है जिस बंदे ने डिसीजन दिया है, उसको बोलते हैं डिसीजन अथॉरिटी। सो दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज। आपको अभी समझ में आ रहा है क्या? बताइए ये पढ़ना ज़रूरी था या नहीं था? क्या लगता है आपको? क्या डायरेक्ट मैं सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करूँ? हाँ, इसलिए मैंने कहा कि पहले 3-4 लेक्चर दो, मैं एकदम बहुत सॉलिड फाउंडेशन बना रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी ये एक्ट एंड लॉ क्या था आपको पता नहीं था, कोड क्या होता है सिलेबस में नहीं है, बट इसलिए मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। सो एक 10-20% अपन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट वो आपके फ़ायदे के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए तो, ठीक है। सो इसको बोलते हैं साइटेशन। सो यू विल कम अक्रॉस वेरियस केस स्टडीज। से क्लास में हम आपको देंगे केस स्टडीज जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है। इन प्रैक्टिस यू विल हैव टू सर्च ऑन योर ओन। सो नाउ इफ आई आस्क यू टू सर्च टेक्स्ट बुक, कौन सा है टेक्स्ट बुक मतलब बुक, आप आराम से सर्च कर सकते हैं, आपको पता है वो कैसे पढ़ना है। सो इस हेडिंग को क्या बोलते हैं? साइटेशन। अगर आपको चाहिए तो आप लिख के रख सकते हैं। हो गया? आइडिया है आपको? हाँ, अभी अपन जो नोट्स पढ़ रहे थे अपन पॉइंट 4 में थे ना, हाँ उसका आगे का पार्ट आपको पढ़ाता हूँ, सुनिए। नहीं हुआ? कोई लिख रहा था बोलो, मैं रुकता हूँ। हो गया? हाँ ना, मैं आपको कौन सा एक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हारा नहीं हुआ? लिखो ना फिर, बोलो ना, शर्मा मत, मेरे को बोलते जाओ नहीं हुआ तो, है ना, मेरे को समझता नहीं, आप हाँ बोलते तो मैं आगे जाता हूँ।
तो क्या करना है, आज से जिसका पेंडिंग है वो हाथ ऊपर करेगा कि सर रुक जाओ, नहीं तो मेरे को फिर आप कुछ नहीं आंसर तो मैं एज्यूम करूंगा हो चुका है। सो आइदर से ये सर रुक जाओ, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आगे जाऊंगा। सो हाथ ऊपर करना है। हो गया, एक्सीलेंट। उसका नहीं हुआ है, तुम्हारा हो गया, ओके। चलो नाउ अभी ध्यान दो, अपन नोट्स में कहाँ पे थे, पॉइंट 4 में थे, बराबर है ना? अरे हाँ या ना? हाँ, अभी इसमें से मैं ये पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये क्या पार्ट है, जो मैं इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, 1-2 सेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, वो एक्ट पढ़ के हमको क्या नॉलेज मिलेगा सर, देखो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यही पीपीटी में दिया है, आप देख सकते हैं। हाँ, पहला दिया कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 जो हट गया उसका कोई टैक्सेशन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर इंडिया का ही पार्ट था। तो इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो। इंडायरेक्ट टैक्स की बात बाद में करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब। अभी अपना फोकस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स, तो मैं डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि पहले से ही जम्मू कश्मीर के लिए इनकम टैक्स एप्लीकेबल था। क्योंकि अभी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आने वाले हैं कि सर वो आर्टिकल 370 का डायरेक्ट टैक्स पे इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों, वो पहले से इंक्लूड था ही, ठीक है। द इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो उसमें कितने सेक्शन पढ़ लिए अपन ने। एक्ट डिटरमाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट पढ़ने का क्या नॉलेज होगा, टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज द स्कोप कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, इनकम निकालने से मतलब है यार टैक्स भी देना पड़ेगा, हाँ, तो उसमें टैक्स कितना देंगे ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। फिर आपने टैक्स देने के बाद आपने सही टैक्स दिया है कि नहीं दिया है उसका गवर्नमेंट असेसमेंट करता है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स को चेक किया जाता है। जैसे एग्जाम में आपके पेपर चेक होते हैं ना, वैसे आपके रिटर्न्स चेक होते हैं, उसका प्रोसीजर, उसको बोलते हैं प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, ये भी दिया है आगे। अच्छा, अभी जब भी असेसमेंट होगा तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सुनो, अगर गवर्नमेंट आपने जो डिक्लेयर किया उसको एक्सेप्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसने इनकम कम दिखाया है तो गवर्नमेंट नेचुरली आपको चैलेंज करेगी, आपको लेटर भेज देगी कि भर और 2 लाख रुपए टैक्स भर। अभी आप बोलेंगे सर मैंने तो बराबर भरा 2 लाख रुपया, मतलब मैंने जो भरा वो बराबर है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है, पर उनके हिसाब से तुमने कम टैक्स दिखाया है। बट आपको लगता है कि नहीं सर मैंने तो बराबर टैक्स दिया सर, मेरे को उनको चैलेंज करना है, उसको बोलते हैं अपील। सो अपील कब यूज होता है, व्हेन यू बिकम एग्रीड पार्टी, आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है, तो उसको बोलते हैं अपील। तो वो भी प्रोसीजर इस एक्ट में दिया है। एंड लास्ट, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया क्या होता है, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब आपको गवर्नमेंट के जेल में भेजा जाएगा, फ्री में खाना खिलाया जाएगा, है ना, एसी आपको दिया जाएगा, नेचुरल एसी, है ना। तो ये है, तो दिस इज द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। तो उसमें से आपको जो जो सिलेबस में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ये तो होल एक्ट है ना, आपको पूरा एक्ट थोड़ी से है, वी डोंट हैव 298 सेक्शंस, तो उसमें से जो जो आपको इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में दिया उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें अमेंडमेंट्स कौन लेके आता है, फाइनेंस एक्ट, इसमें सभी अमेंडमेंट्स लेके आता है, क्योंकि एक्ट बना है 1961 में। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ विथ अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो वो कौन से अमेंडमेंट्स है, कौन सा ईयर है, सब पढ़ाऊंगा। वेट फॉर सम टाइम, सब समझ में आएगा आपको। इज दिस क्लियर? अरे हाँ या ना? देखो वही लिखा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखो क्या लिखा है पहले, कितने सेक्शन है देखो ये दिया है, इसमें इनकम आएगा, टैक्स लाइट, ये सब अपन ने जो पढ़ा वो ही है, ठीक है। कि इसमें 298 सेक्शन है, इसमें असेसमेंट प्रोसीजर दिया है, अपील का प्रोसीजर दिया है, इनकम कैसे निकालना दिया है, टैक्स कैसे भरना वो भी दिया है। इट्स ओके। नाउ अभी एंड लास्ट पॉइंट में दिया कि इसमें चेंजेस भी होते हैं। नाउ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ, बोलो होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मतलब क्या अपन जानते हैं, शाम को तो पता ही है। देखो अभी ज़रा ध्यान से सुनना, ये जो इंडिया लिखा है ना, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। आप एज्यूम करो, अभी मैंने वो पीपीटी बनाया है, बट आप बोलेंगे सो मैप नहीं है, एज्यूम करो, भावनाओं को समझो मेरे, तो वो इंडिया है।
जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी पूरा, ठीक है। अभी उसके बाद जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है पानी, है ना, ब्लू है पानी, पानी वो है पानी। तो ये पानी में अप टू 12 नॉटिकल माइल, अप टू 12 नॉटिकल माइल इंडिया माना जाता है। उसके ऊपर का जो एयर है वो भी इंडिया माना जाता है, और पानी के नीचे का जो ज़मीन है सब सॉइल, उसको भी इंडिया माना जाता है। मतलब क्या सर, इंडिया का मैप हाँ सर विजुअलाइज किया, उसके बाजू में जहाँ जहाँ पे पानी है अप टू 12 नॉटिकल माइल, वो पानी भी इंडिया में माना जाएगा, उसके ऊपर का हवा भी इंडिया में माना जाएगा, उसके नीचे का जो ज़मीन है सब सॉइल वो भी इंडिया में माना जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रहा है तो वो इंडिया में माना जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको आपके ऊपर इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस आ जाएंगे। आपको समझा कि नहीं? अब एक क्वेश्चन रहेगा आपके माइंड में, सर ये 12 नॉटिकल माइल क्या रहता है? वो काउंट करने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ इन किलोमीटर्स। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल मतलब इतना डिस्टेंस इंडिया में माना जाता है। तो वहाँ पे कोई भी अराउंड 21-22 किलोमीटर कुछ तो भी आता है। देखो जरा करके कितना आ रहा है, करो जरा। 12 इंटू 1.853 करो, 12 इंटू 1.853 अप्रोक्सीमेटली 21-22 किलोमीटर कुछ तो भी आता है, जितना मेरा नॉलेज है। 22 पॉइंट समथिंग, तो इसको इंडिया माना जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होंगी वो इंडिया में मानी जाएगी। नाउ देयर आर सर प्रैक्टिकल इश्यूज। सुनिए, श्रीलंका भारत से बहुत नज़दीक है, श्रीलंका भारत से 7 नॉटिकल माइल पे ही है, तो फिर उनके साथ अपना सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि उसके बाद वो श्रीलंका ही रहेगा, नहीं तो श्रीलंका भी इंडिया का पार्ट हो जाएगा। फिर भारत श्रीलंका मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी अपने हो जाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल है, जहाँ जहाँ पे बीच में कोई दूसरा देश आता है, अगर बीच में श्रीलंका तो ओनली 7 नॉटिकल माइल फ्रॉम इंडिया, बेस लाइन मतलब बॉर्डर से। देखो आप मैप में देखो, एंड में श्रीलंका एकदम नज़दीक है, तो वो 7 नॉटिकल माइल से भी कम है। तो उसमें क्या श्रीलंका को इंडिया मानेंगे क्या? फिर नहीं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए जाते हैं, एंड फिर वो इंडिया के बाहर ही माना जाएगा। ये एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। तो बोलो 12 तक क्या क्या कवर्ड है? पानी कवर्ड है, सी बेड, हाँ हवा। सर हवा में क्या एक्टिविटी होती है सर? ठीक है, आपने कवर तो कर दिया। नेविगेशनल सर्विसेज, बाहर से जो फ्लाइट इंडिया में आते हैं, इंडिया से जो फ्लाइट बाहर जाते हैं, और उनको नेविगेट करना पड़ेगा कि नहीं? अगर कोई बाहर से फ्लाइट आ रहा है उसको तुम बोलेंगे क्या, जाओ मैं नहीं बताता एयरपोर्ट कहाँ पे, अरे ऊपर कैसे ढूंढेगा? अब बोलेंगे तुम नीचे आके देख लो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? कोई एयरपोर्ट फ्लाइट है जो इंडिया के बाहर जाना चाहता है, उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ से जाना है। अब बोलेंगे मैं नहीं दिखाऊंगा। तो नेविगेशन सर्विसेज दी जाती है। ओके सर, पानी के अंदर कौन से सर्विसेज दिए थे? आपने सब सॉइल तो कवर्ड किया है, वो नहीं समझा सर। वहाँ पे कुछ एक्टिविटी के लिए ड्रिलिंग किया जाता है ना, फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पानी के अंदर जाके ड्रिलिंग किया जाता है। तो ड्रिलिंग करके अगर मेरे को पैसा मिलता है ना, तो मेरा वो इंडिया में माना जाएगा। तो एक्टिविटी क्या है उतना आपको अभी नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली। आप बस इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आता है तो इंडिया में ये लिखना है। तो बोलो इंडिया में क्या क्या आता है? होल ऑफ इंडिया आता है क्या? अच्छा, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इंडिया है क्या? आप जहाँ पे हो, यस। उसके ऊपर का हवा, यस। इंडिया का तो हवा पानी जमीन सब कुछ कवर्ड है। इंडिया के बाहर भी अप टू 12 नॉटिकल माइल हवा पानी जमीन सब कुछ क्या है, कवर्ड है। एंड इंडिया में और एक आता है, देखो 200 नॉटिकल माइल दिख रहा है, 200। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, उसमें एयर कवर्ड नहीं है, सीबेड ही खाली कवर्ड है, सबसॉइल भी कवर्ड नहीं है। मतलब 12 तक सब कुछ कवर्ड है, एंड 200 तक खाली पानी कवर्ड है, हवा कवर्ड नहीं और ज़मीन भी कवर्ड नहीं है। सर ये होता क्या है 200 नॉटिकल माइल? ध्यान में रखना, ये अभी बार बार आएगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। से होता क्या है, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसको इंडिया का ही पार्ट माना जाता है।
तो ये अगर मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम आप 12 के बाहर कर रहे हो लेकिन 200 के अंदर कर रहे हो तो इट वुड बी पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, एंड उससे जो आपको फायदा होगा इंडिया में टैक्स हुआ देना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ रहा है? देन क्वेश्चन आएगा सर अगर 200 कवर्ड है तो 12 क्यों लिखा? फिर वो 200 में तो 12 आ ही रहा है ना। ये 200 भी बेस लाइन से है और 12 भी बेस लाइन से है। 12 में फोकस डिस्टेंस पे, एक्टिविटी कोई भी करो। 200 में एक्टिविटी पे फोकस है कि 200 नॉटिकल माइल में खाली मैं मिनरल एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ही कवर्ड है, मैं वहाँ पे जाके फिशिंग करता हूँ कवर्ड नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 200। मेरे को लास्ट टाइम क्वेश्चन ने एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर आपने 200 कवर किया है ना तो उसमें तो 12 आने ही वाला है, तो ये अलग से क्यों पढ़ा रहे आप? क्योंकि 12 में अपने को डिस्टेंस पे फोकस है, एक्टिविटी 12 के अंदर कोई भी हो, लेकिन 200 में बोले फोकस किस पे है? एक्टिविटी पे फोकस है। आपको समझा? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो एयर कब तक कवर्ड है? अप टू 12 नॉटिकल माइल, नॉट बियॉन्ड दैट। आपको समझ में आ गया? हाँ देखो पढ़ते अपन। देखो जरा डोर बंद करेंगे, सामने वाले क्लास का डोर बंद करना है। देखो इंडिया इंक्लूड्स, देखो पहला क्या है, पहला पॉइंट में दिया है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी मतलब अपन जहाँ पे खड़े बैठे वो सब। अबे मैं पुणे से पढ़ा रहा हूँ, बोलो मैं इंडिया में हूँ कहाँ? है ना? हाँ अच्छा आंसर दिया आपने, मज़ा आ गया। टेरिटरी मतलब लैंडमास ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी सब कुछ। इट्स टेरिटोरियल वाटर, इट्स मतलब जो इंडिया का टेरिटरी है उसका टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइन सच वाटर। ये मैंने आई थिंक बता दिया दोनों, ये नहीं बताया पर्पसफुली। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बता तो मैं क्या है, इतना टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है? आई नो एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको नॉलेज होना जरूरी है। बताता हूँ व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओनली फॉर योर नॉलेज, ओके? डोंट वरी, ध्यान दो। सी दिस इज, ये है सीबेड, दिस इज पानी ब्लू, ये समुद्र का पानी है, ठीक है? ये ऊपर का सीबेड है। अभी ऐसा एक एरिया आता है जहाँ पे बीच में सडन ऐसे डीप आता है, मतलब पूरा बराबर है एकदम सडन पानी में डीप आ गया। सी आपने वो रियलाइज नहीं होता है, वो अंदर रहता है बहुत। मतलब मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया है, बट जो मैंने पढ़ा है आपको उस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो डीप रहता है ना एकदम सडनली एकदम ऐसे अंदर वो। अच्छा सर इसको पढ़ना क्यों है? वो मेन क्वेश्चन है। यहाँ पे पानी का फोर्स ज़्यादा रहता है एंड विद दैट फोर्स यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड वो अगर जनरेट किया तो हमको उस पर भी टैक्स चाहिए, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया है। तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके? सो पानी में से डीप रहेगा एंड फिर वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होने की वजह से यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है? इतना आपके लिए इनफ है। बाकी का नॉलेज चाहिए तो क्लास के बाद मिलना। बाकी तो अपन ने पढ़ा है EEZ, व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल, एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन, द एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। एयर स्पेस कौन सा कवर्ड है? इंडिया के ऊपर का और 12 के ऊपर का, 200 के ऊपर का कवर्ड नहीं है। इज दिस क्लियर? कंफर्म? ओके ठीक है। चलो आइए अभी आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। ये आपको मैंने एक डायग्राम दिया है। ये डायग्राम ये है कि ये जो एक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये पार्लियामेंट में पास कैसे होता है, इसका मैं आपको प्रोसीजर पढ़ाने वाला हूँ। देखो सबसे पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अच्छा मैंने यहाँ पे वर्ड बिल लिखा है, क्यों? क्योंकि अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। मतलब अभी तक मतलब मैं अप्रूव हुई है, प्रोसीजर पार्ट में अभी अप्रूव नहीं हुआ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि कैसे स्टेप 1 में क्या है, पहले बिल बनाया जाएगा। बिल मतलब कोड, याद है ना? प्रपोजल। तो अभी अपन पढ़ रहे प्रपोजल।
द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट फाइनेंस बिल इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. कौन से बोथ हाउसेस सर? लोकसभा एंड राज्यसभा. अरे याद आ रहा है कि नहीं? इट कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट विच आर टू बी सॉट इन द एरिया ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये बजट सेंट्रल का रहता है, स्टेट का अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा. अपने लिए बजट किसके एप्लीकेबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि अपन जो टैक्स पढ़ रहे हैं वो इट्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अपने लिए वही बजट रिलेवेंट है. पार्ट ए में क्या रहता है? यह है गवर्नमेंट की पॉलिसीज. बजट में देखो बताते हैं कि हम शिक्षा पे पैसा इतना खर्च करेंगे, सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ देंगे, बच्चों की इसके लिए, वो बताते हैं ना कि ये टैक्स हम जो कलेक्ट करेंगे उसका यूज कैसे करेंगे. तो ये होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज. एंड पार्ट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें डिटेल टैक्स प्रपोजल होते हैं कि टैक्स रेट कितना बढ़ेगा, कम होगा, जो भी है ये सब पढ़ा जाता है. कहाँ पे? पार्लियामेंट में. कौन पढ़ता है? फाइनेंस मिनिस्टर. कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? यस. वंस द फाइनेंस बिल अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड इट गेट्स एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. मैंने कहा था कि जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होगा तब तक वो फिर वो क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है. वो फिर वो क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट. ओके, नाउ ये आगे का अपन बाद में देखेंगे, है ना. ये आपको आगे धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा. जरा नेक्स्ट पेज पे आइए. नेक्स्ट, अभी अपन ने थोड़ी देर पे रूल्स पढ़े थे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा था ना कुछ तो भी. तो ये रूल्स क्या होता है सर? देखो कैसा होता है, जरा लॉजिक समझना. सी, पार्लियामेंट में एक्ट बना दिया, बट एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए पड़ते हैं. सो नहीं समझा? एग्जाम्पल दो, सुनो. एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जनरल एकदम बेसिक. एक एक्ट पास हो गया कि किसी ने सिग्नल तोड़ा तो 1,000 रुपये फाइन लेना है. एकदम आउट ऑफ वे जाके एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ओके, अभी इतना तो पार्लियामेंट में पास हो गया, बट 1,000 रुपये कलेक्ट कैसे करना है? फिर वो ऑनलाइन करना है, कैश में कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे जाके भरना है, या उस पर घर पे जाके हम कलेक्ट करेंगे? ये कौन बताएगा? पार्लियामेंट ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको हर एक एरिया में लॉ बनाने. पूरे लॉ इंडिया के कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट में. तो तुम्हारे रूल्स बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो. तो रूल्स बनाए जाते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में इतना टाइम नहीं है. बोले अरे हमने लॉ बना दिया ना, 1,000 रुपये कलेक्ट करो. आपको कैश लेना है, चेक लेना है, गूगल पे से करना है, उसके घर पे जाके करना है, वो तुम्हारा डिसाइड करो. टेक योर डिसीजन. उसके लिए बनाए जाते हैं रूल्स. समझा आपको रूल्स का मतलब क्या है? देखो, तो ये रूल्स डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन बनाएगा? सुनो. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज वेस्टेड विथ सीबीडीटी. अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं. तो ये रूल्स बनाती है. और मैंने कहा था सीबीडीटी का पर्पस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन करना. क्या पर्पस है सीबीडीटी का? तो ये जो रूल्स वगैरह है, बोलो कौन बनाती है? सीबीडीटी. देखो, अंडर सेक्शन 295 इनकम टैक्स एक्ट, सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कैरी आउट पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट. तो ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? फॉर इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट, ऑल फॉर्म्स, प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स under the act are provided in the rules framed by CBDT. all forms मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फॉर्म्स, ये जो भी फॉर्म्स है वो पूरा प्रिस्क्राइब CBDT ने किया है. प्रोसीजर, सर कौन सा प्रोसीजर? असेसमेंट वगैरह. पैन कार्ड का प्रोसीजर कैसे होगा? पैन कार्ड कैसे आपको मिलेगा? कितने दिन में मिलेगा? कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे? उसका जो प्रोसीजर है वो सब डिफाइन कौन करता है? सीबीडीटी. क्योंकि पार्लियामेंट को इतना समय नहीं है. उन्होंने कहा कि बाबा हमने लॉ पास करके दिया है, इंप्लीमेंट तुम जो करना है करो. हमारे पास एक एक रूल बनाने के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज वी विल हैव टू डील विद अदर लॉ ऑल्सो. ओनली इनकम टैक्स लेके बैठना है क्या? बहुत सारे मैटर्स है. हाँ, अच्छा, ये क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट. परक्विजिट आपके लिए नया वर्ड है. परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट गिवन इन काइंड. तो कभी कभी आपको बेनिफिट काइंड में दिए जाते हैं तो उसका भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड. ऐसा मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं. तो किसी स्टूडेंट ने क्लास के बजाय मेरे को काइंड में फीस दिया तो मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बट वो काइंड का वैल्यूएशन रुपीज में कैसे करना है उसके रूल्स भी सीबीडीटी फ्रेम करता है. तो इसके आगे मैं जहां जहां पे पढ़ूंगा ना रूल्स स्ट्राइक होना चाहिए, सीबीडीटी ने बनाया है. ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन. अभी ये क्यों है सर? सर लॉ बन गया ना सर,
अभी ये क्या है सर्कुलर नोटिफिकेशन से, ये भी वर्ड्स हमने सुने हैं, बराबर है ना, सुने कि नहीं, पर हमको मतलब नहीं पता है। सुनिए क्या होता है, देखो बजट साल में एक ही बार बनता है, बजट बन गया, बजट बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, फिनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, सीबीडीटी काम कर रहा है, सीबीआईएनसी काम कर रहा है, पर उनको पता चला कि अरे ये इम्प्लीमेंट करते समय लोगों के माइंड में कंफ्यूजन अराइज हो रहे हैं, दे नीड सम क्लैरिटी। अब वो क्लैरिटी आएगा अगले बजट में 1 साल तक, तब तक जो गलत है वो और गलत हो जाएगा। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, डाउट्स क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट इशू करती है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। हाँ, बट नेक्स्ट टाइम उसको एक्ट में डाल के पास करके लिया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो टाइमिंग गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करती है ताकि कोई कंफ्यूजन है, कोई एम्बिग्युइटी है वो खत्म हो जाए। देखो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 119 सीबीडीटी इशू सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी काम सीबीडीटी को दिया है। रूल्स भी सीबीडीटी बनाएगा, सर्कुलर नोटिफिकेशन भी कौन देगा, सीबीडीटी, जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। दिस सर्कुलर क्लेरिफाई डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डाउट बोला है, ठीक है। दिस सर्कुलर्स एक्ट एज अ गाइडेंस फॉर ऑफिसर एंड एसएससी, हाँ वो ऑफिसर के लिए क्या है, गाइडेंस है कि हमने जो सर्कुलर पास किया तुम इसके हिसाब से काम करो। ऑफिसर कौन सा सर, अरे इनकम टैक्स का ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, इनकम टैक्स। दिस सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन असेसिंग ऑफिसर बट नॉट ऑन एसएससी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये जो सर्कुलर्स आते हैं, ये जो आते हैं, ये किन के लिए बाइंडिंग है, ऑफिसर को तो उसको फॉलो करना मैंडेटरी, अपने लिए मैंडेटरी नहीं है। एसएससी कोर्ट, आईटीटी मीन्स इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल इज ऑल्सो एपेलेट अथॉरिटी, मतलब जब भी आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है यू कैन अप्रोच देम, वो बाद में आपको समझ में आएगा, अभी बहुत बेसिक स्टेज पे अपना भी सब्जेक्ट भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। एंड लास्ट बोला कि जो सर्कुलर सीबीडीटी इशू करेगी वो लॉ से कॉन्ट्रैक्टरी नहीं होने चाहिए, जो एक्ट पास हुआ है उससे वो कॉन्ट्रैक्टरी नहीं होंगे, क्योंकि उसको क्लेरिफाई करने के लिए लाया है। जैसे सिलेबस चेंज होगा, इंस्टीट्यूट ने कहा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से सिलेबस चेंज हो रहा है, ओल्ड बच्चे कंफ्यूज, हमारा क्या होगा, सर्कुलर आएगा, इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स दे विल गेट नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट, नहीं हुआ तो फिर वो बाय डिफॉल्ट न्यू में शिफ्ट कर सकते हैं, या अभी चाहे तो वो भी न्यू में शिफ्ट कर सकते हैं। सर्कुलर अब देखना आपके इंस्टीट्यूट के जब भी आते हैं क्या आते हैं, सर्कुलर आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, ताकि वो क्या हो, क्लेरिफाई हो, तो वो है। सो सर्कुलर नोटिफिकेशन रूल्स ये सब क्यों बनाए जाते हैं, तीनों फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पज। कौन बनाता है, सीबीडीटी। एंड लास्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये क्या होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुनो जी, जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, अपील। व्हाट इज अपील बताओ, अपील का मतलब है मैं एग्रीड पार्टी हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, उस गलत को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया है। तो अपील में हम क्या करते हैं, अपील में हम सबसे पहले जाते हैं कमिश्नर अपील के पास। ये आगे नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो पहले आप कहाँ पे जाओगे, कमिश्नर अपील के पास। तो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका न्याय मांगने के लिए आपको पहले कहाँ पे जाना है, इनके पास जाना है। इन्होंने में आपको न्याय नहीं दिया ऐसा आपको लग रहा है तो यू कैन गो टू ITAT ट्राइब्यूनल, जो अभी मैंने आपको कहा था। आप गए ट्राइब्यूनल, सो मैं उनसे भी खुश नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, सब इनसे भी खुश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज द हायरार्की फॉर अपील। तो जब भी आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो दिस इज द सिस्टम यू कैन फॉलो। तो वो लिखा है वहाँ पर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो क्या पर्पज है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का पर्पज क्या है, क्या है, आपके कंप्लेंट देखना। अगर आपको नीचे वहाँ पे जो अथॉरिटी उन्होंने अगर आपको सही जस्टिस नहीं दिया तो आप उनके पास जा सकते हैं। सर मेरे को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मान्य नहीं है, अरे जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड, बाइंडिंग, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इज अ क्रिमिनल मस्ट बी पनिश्ड, उसको महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, टाड़ा कोर्ट ने छोड़ दिया,
सभी कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गया ना जेल में 3.5-4 जो भी साल के लिए, उसको कोई चैलेंज नहीं है, फाइनल, नो ऑप्शन, कोई भी हो इंडिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये यहाँ पे दिया है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं क्विकली। क्या क्या पढ़ा अपन ने पहले? मैंने इस लेक्चर में आपको इनकम टैक्स का बेसिक नॉलेज दिया है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, आर्टिकल 246 का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। क्या था आर्टिकल 246? एलोकेशन करता है वो। अच्छा, अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा, किसका रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन से एंटर में लिखा है? एंटर नंबर 82। कहाँ पे लिखा है? अच्छा सर, एग्री इनकम का क्या है बताइए सर जरा। एग्री इनकम एग्जेम्प्ट है, क्यों? उसका पावर किसके पास है? स्टेट। स्टेट में अभी हिम्मत नहीं है, बराबर है ना। अच्छा, लॉ कहाँ पे बनता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। हु इज हेड ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट। एंड लॉ बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर। फिर वो अलग अलग मिनिस्टर्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। एंड अपने लिए कौन सा मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेडेड बाय श्रीमती निर्मला सीतारमन। आज ये है, बाद में चेंज हो गया तो नाम चेंज कर लेना। एंड उनको सपोर्ट करने के लिए 2 इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाई गई है, जो एक डायरेक्ट टैक्स का करता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देन ये इनकम टैक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है सर? ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इसमें जम्मू कश्मीर इंक्लूड है, जेके तो पहले से इंक्लूड है। एंड इंडिया में क्या कहता है समझ में आ गया? पूरा इंडिया तो कवर्ड है। इंडिया के बाहर बोलो अप टू 12 नॉटिकल माइल, हवा पानी ज़मीन तीनों कवर्ड है। एंड अप टू 200 ओनली बोलो दोस्तों, पानी कवर्ड है। समझ में आ गया? अच्छा, मैं जो आपको लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स लॉ, उसमें कौन सा एक्ट पढ़ना है अपने को? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। कोड क्या होता है समझ में आ गया? जो प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा जाता है उसको बोलते हैं कोड। वंस इट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट का साइन हो गया, इट बिकम्स एक्ट। एंड फिर अच्छा, रूल्स रेगुलेशंस पार्लियामेंट बनाता है या गवर्नमेंट बनाता है? रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है। सो पार्लियामेंट का समय नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का, इसलिए तो बोला तुम तुम्हारे हिसाब से करो। एंड ये काम इनकम टैक्स में किसको दिया है? सीबीडीटी को दिया है, एनसीबीआईसी को दिया है एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न। एंड लास्ट अपने पढ़ा कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो इज देयर एनी ग्रीवियंस प्रोसीजर? यस। बोलो सबसे पहले कहाँ पे जाना है? कमिश्नर अपील। उनसे भी अपने को अच्छा नहीं मिला तो आईटीटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। उनके डिसीजन से मैं खुश नहीं हूँ सर, मज़ा नहीं आया। हाई कोर्ट सर, इनसे भी नहीं खुश हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट। एंड इनसे खुश नहीं तो जेल, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो, तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। अभी इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट क्या है। इज दिस क्लियर? चलो, थैंक यू।